नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही हिंदुओं के जनसंहार की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कश्मीरी हिंदुओं की जो टारगेट किलिंग हो रही है उसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन घाटी में हिंदुओं का जनसंहार अभी भी जारी है। इस्लामिक आतंकवादी और उनके आका राज्य में फिर से 1990 जैसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है और जिस तरह से 1990 में इस्लामिक आतंकियों और जिहादियों ने टारगेट बनाकर कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार किया था, ठीक उसी तरह एक बार फिर से हिंदुओं और हिंदुओं का साथ देने वालों की टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। इस्लामिक आतंकी चुन चुनकर हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में द कश्मीर फाइल्स दोहराई जा रही है, लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। एलजी मनोज सिन्हा जी, आपसे हमारा यह सवाल है कि इस्लामिक आतंकी स्कूल के शिक्षकों को लाइन में खड़ा करते हैं और चुनकर हिंदू शिक्षकों की हत्या कर देते हैं। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखें तो कैसे देखें? इस्लामिक आतंकी दल टीआरएफ कहता है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए बनी कॉलोनियां उनके लिए कब्रिस्तान बनेंगी। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखें तो कैसे देखें? राहुल भट्ट को उनके कार्यालय में घुसकर इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। इसे धर्म के चश्मे से ना देखा जाए तो कैसे देखें एलजी साहब? शिक्षिका रजनी बाला को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थी। धर्म के चश्मे से नहीं देखें तो कैसे देखें? आप ही बताइए। इस्लामिक आतंकी घर में घुसते हैं, ऑफिस में घुसते हैं और नाम लेकर, नाम पूछकर हिंदुओं को मार देते हैं। इन हत्याओं को धर्म के चश्मे से नहीं देखें तो कैसे देखें? आज जवाब तो चाहिए में हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। सवाल यही है कि आखिर कब तक कश्मीर घाटी अपनों के लहू से लाल होती रहेगी? कब इस्लामिक आतंकियों का समूल विनाश होगा? आखिर कश्मीर टारगेट किलिंग से कब मुक्त होगा? यह टारगेट किलिंग धर्म के आधार पर नहीं है तो क्या है? कश्मीर में टारगेट किलिंग की साजिश पीओके में रची गई। हमारे साथ जो मौजूद रहने वाले हैं उन तमाम गेस्ट से भी आपका हम परिचय कराएंगे। एक बड़ा पैनल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जिसके बाद आसानी से आप समझ पाएं कि आखिरकार एलजी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें या लगातार जो हालात कश्मीर घाटी में बिगड़ते जा रहे हैं उसकी हम बात करें तो ये रिपोर्ट आपको उसमें बताएगी कि किस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं कि इसको धर्म के चश्मे से आप ना देखें। एक रिपोर्ट देखिए आप। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला तो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अक्टूबर 2021 से इसमें अचानक तेजी आई है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की बात की जाए तो 5 अक्टूबर 2021 को दवा कारोबारी माखनलाल बिंदारू की हत्या कर दी गई। 5 अक्टूबर 2021 को गोलगप्पे वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 2021 को प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को मार दिया गया। 7 अक्टूबर 2021 शिक्षक दीपक चंद की हत्या। 16 अक्टूबर 2021 गोलगप्पे वाले अरविंद कुमार की हत्या। 18 अक्टूबर 2021 राजा देव की हत्या। 18 अक्टूबर 2021 जोगेंद्र देव की हत्या। 13 अप्रैल 2022 सतीश सिंह की हत्या। 17 अप्रैल 2022 सब इंस्पेक्टर देवराज की हत्या। 12 मई 2022 राहुल भट्ट की हत्या। 17 मई 2022 रंजीत सिंह की हत्या। 31 मई 2022 रंजीत बाला की हत्या। 2 जून 2022 बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या। 2 जून 2022 मजदूर दिलखुश की हत्या और 18 जून 2022 को पुलवामा में पुलिस के सब इंस्पेक्टर मीर को मार डाला गया। ये वो नाम हैं जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने बर्बरता पूर्वक मारा है, जिसके कारण हिंदू पलायन को मजबूर है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी मुस्लिमों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कई पुलिसकर्मी इन आतंकियों का शिकार हुए हैं और ये आतंकी ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि घाटी में 1990 का वो दौर वापस लाया जा सके। जो कश्मीरी हिंदू वापस कश्मीर जाना चाहते हैं वो वापस ना लौट सके। इन टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये तथ्य है कि कश्मीरी पंडित टारगेटेड किलिंग का शिकार हैं, लेकिन देश को इन्हें धर्म के आधार पर देखना बंद करना चाहिए क्योंकि बहुत से अन्य लोग भी मारे गए हैं। लेकिन मनोज सिन्हा जी ये भूल गए हैं कि ये अन्य लोग और कोई नहीं बल्कि वो लोग हैं जो कश्मीरी हिंदुओं के बचाव में उतरे, जिन्हें आतंकियों ने काफिर कहकर कश्मीरी हिंदुओं की तरह मौत के घाट उतार दिया।
अब सुदर्शन न्यूज का मनोज सिन्हा जी से बस एक ही सवाल है कि टीआरएफ इस्लामिक आतंकी संगठन द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार जिन कश्मीरी हिंदुओं के नाम ले लेकर उनके घर, उनके कार्यालयों में घुसकर कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मारा है, इसे धर्म के आधार पर ना देखें तो कैसे देखें? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नाम पूछा जाता है, ये आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी पहले घर में घुसते हैं, दफ्तर में घुसते हैं, उसके बाद नाम पूछते हैं और नाम पूछकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन एलजी साहब कह रहे हैं कि इसको धर्म के चश्मे से आप ना देखें। चर्चा इसी को लेकर आज हमें करनी है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं और रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कश्मीरी हिंदू विट्ठल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मैं आपके पास आते हुए, और एलजी साहब ने जो कुछ कहा है, क्या एलजी साहब के बयान से आप सहमत हैं? धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी इस समय में अस्पताल में हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, समूचे देश से निवेदन करूंगा कि उनके स्वास्थ्य लाभ की आप सभी कामना करें, मैं भी कामना करता हूँ। देखिए, जो एलजी साहब ने बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो मारे गए हैं उनमें कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं। और अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कुछ राष्ट्रवादी मुसलमानों की भी हत्या की गई, जैसे पुलिस के सब इंस्पेक्टर मीर साहब की भी हत्या की गई। और ये लगातार एक प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से साजिश चल रही है, ये जितने भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, पोषित मानने वाला मुसलमान है और मरने वाला हिंदू है, इसको धर्म के चश्मे से ना देखें तो कैसे देखें? आप ही बता दीजिए। देखिए, आपको वहां पर हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी नहीं, कौन मारा जा रहा है? देखना चाहिए। नहीं, कश्मीर में कौन मारा जा रहा है, आप बताइए ना। देखिए, सुरक्षा बलों में आप मुझे ये बताइए, हिंदू मारे जा रहे हैं, पूरी लिस्ट हमने आपको दिखाई है। नहीं, मैं मानता हूं आपने अपनी लिस्ट के अंदर सब इंस्पेक्टर मीर साहब का भी नाम लिया होगा। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया भी तो है कि वो हिंदू ही थे और नाम पूछ पूछ कर किस तरीके से उनको मारा गया है। नहीं, वो AK-47 से उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया, और आप कह रहे हैं धर्म के चश्मे से ना देखें, उसके धर्म के आधार पर ना बांटें, कैसे मान लें? मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। बोलिए ना। देखिए, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं धर्म के चश्मे से देखने का, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि कश्मीर के अंदर आपको धर्म के चश्मे से नहीं देखना है। वहां पर राष्ट्रवादी मुसलमान जो भारत को समर्थन करते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, वो लोग जो हैं उनके ऊपर भी आतंकवादी हमला कर रहे हैं। सुन लीजिए पूरी बात को, पूरी बात आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनके ऊपर भी हमला कर रहे हैं। JNK पुलिस के अंदर मुस्लिम भाई भी हैं हमारे, जो कि शहीद हो रहे हैं भारत के लिए। अभी जो जम्मू कश्मीर इन्वेंट्री है उसके अंदर भी मुस्लिम भाई हैं हमारे, बहुत सारे जो मारे गए हैं। भी पता है, बोलिए। नहीं, जम्मू कश्मीर इन्फेंट्री के अंदर भी हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो कि अभी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस में भी बहुत सारे जवान हैं जो भी शहीद हुए हैं इन्हीं आतंकवादियों से लड़ते हुए। तो हमें इस चश्मे को उतारकर वहां पे राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोहियों का जो चश्मा है उसको देखना पड़ेगा। ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका केवल एक टारगेट है, पाकिस्तान का जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत वहां पे आतंक फैलाना, और हम लोगों को इस पे चिंतन करना पड़ेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहां पर रहने वाली आबादी है उसको आप हिंदू मुस्लिम से नहीं बांट सकते, क्योंकि वो भारत के साथ हैं, वो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। जब 370 हटी, 35 से हटा, तो उसके बाद वहां पर बहुत सारे मुसलमानों ने दिवाली मनाई, उन्होंने कहा कि आज हम आजाद हुए हैं। 1990 में पलायन करने वाले कौन लोग थे? 1990 में जिनको मारा गया था, जिनकी हत्याएं की गई थी, हमारी बहन बेटियों की, उनके साथ रेप किया गया था, उनका बलात्कार किया था, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? आप बताइए। धर्म के आधार पर ना बांटें, धर्म के आधार पर ना देखें तो कैसे देखें? मैं तो 1990 का माहौल नहीं है। बताइए ना।
अब 1990 का माहौल नहीं है। उस समय में केंद्र की नीति मुस्लिम परिस्थिति, उस समय में राज्य सरकार की नीति मुस्लिम परिस्थिति, लेकिन अब जो है, अब इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करती है। 1 महीने के अंदर 11 हिंदुओं की हत्या हो रही है, अभी भी हो रही है, हुई है, अभी भी हो रही है, मुसलमान की भी हुई है। आप भारतीय की हत्या बोलिए, वहां पर पैनल में और भी लोग हैं सर। सूर्यप्रकाश, मैं आता हूं आपके पास। संदीप जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है एलजी साहब के इस बयान की? क्योंकि हालांकि कांग्रेस पार्टी तो बार बार कहती है, जब भी कोई मुद्दा हम उठाते हैं तो आप तो कहते हैं इसको धर्म के चश्मे से ना देखें, तो ऐसा लग रहा है तो आज तो सुर में सुर मिला दिया एक तरीके से। पहली बात अमित जी, भाजपा को कम से कम अकल आई, और जिस तरीके से भी आज बोल रहे हैं भाई, आपने तो इसी नाम पर राजनीति की, और आतंकवाद का बिल्कुल धर्म नहीं होता है। कांग्रेस ने हरदम ये बात कही, और ये जो है थ्योरी इसलिए सही है क्योंकि इराक में भी, इराक या बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं। लेकिन संदीप जी, मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। हर आतंकवादी मुस्लिम होता है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। नहीं, इस देश का पहला आतंकवादी गोडसे हिंदू नहीं था, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। अरे आप कहाँ आ जाते हैं? मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं सर? अरे गॉड से देशभक्त था, गॉड से राष्ट्रभक्त था, गॉड से की बराबरी कोई नहीं कर सकता है सर। अब आगे बढ़िए, राष्ट्रभक्त थे। अब आप बोलिए, सर गॉड से बहुत डिबेट करिए ना हमने इससे पहले, आज मुद्दा वो नहीं है ना, लेकिन वो कौन थे मैंने बता दिया। अब बोलिए आप। जी अमित जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपकी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जो हमारी विचारधारा है, हम उसकी बात करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि जो है गोडसे देशभक्त था, तो मैं जाहिर सी बात ये एलजी साहब के बयान को लेकर मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मैं एलजी मनोज सिन्हा का जो बयान है उसको लेकर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जी देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, पहली बात तो आज जो यथास्थिति है उससे वो मोड़ रहे हैं वो, और डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है कांग्रेस की भारत नहीं, आप उनके बयान से सहमत हैं या नहीं? कांग्रेस पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है या उनका विरोध करती है? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। क्या एलजी मनोज सिन्हा का ये कहना कि जो भी टारगेट किलिंग वहां पर हो रही है या हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं को आप धर्म के चश्मे से ना देखें, धर्म के आधार पर उसको ना बांटें, हत्याएं चाहे वो किसी की भी हो रही हो, तो आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? सीधा सवाल है मेरा, आप क्यों घुमा रहे हैं गोलमोल? मैं जवाब दे रहा हूं अमित जी, थोड़ा सा समय, जितना देर आपने सवाल पूछा उतनी देर तो जवाब दे ही सकता हूं। बोलिए आप। देखिए अमित जी, पहली बात तो आज जिस तरीके से कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं, वो 1990 का दौर रिपीट हो रहा है, और 1990 में भी जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जनता दल की सरकार में कश्मीरी पंडितों को, ये देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और जो है टारगेट किलिंग जो बात हो रही है, बिल्कुल वो टारगेट किलिंग हो रही है, वो तो बता के कर रहे हैं ना, वो तो उन्होंने एक लिस्ट जारी कर रखी है। लेकिन अगर जिस तरीके से आज यह सरकार ये कह रही है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार नहीं हो, जिसके नाम पर आपने इतनी बड़ी पिक्चर बनाकर इतना पैसा कमाया, बहुत राजनीति की, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के मित्र थे कि भैया 1990 के अंदर केवल 4 महीने के लिए भारत जनता दल की सरकार थी, उससे पहले किसकी सरकार थी, उसके बाद में किसकी सरकार थी, पहले ये बता दो। दूसरी बात, अरे भैया उस आतंकवादियों के बब्बा और दद्दा के संग मनमोहन सिंह जी जो चाय और बिरयानी खा रहे थे, उसको कौन याद करेगा? आप लोगों के राज्य में आतंकवादियों को प्रधानमंत्री जी अपने साथ बैठा के खाना खिलाते थे, और यहाँ पर अब इस समय में 370 और 35 से हटने के बाद वहां पर आतंकवादियों का मनोबल टूट गया है। यही कारण है कि वहां पर इस प्रकार की वो घटनाएं कर भारतीय सेना और कश्मीरियों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, प्रशासन का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, केंद्र सरकार का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, और जिसमें सहयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ पर आतंकवादियों का समर्थन आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप देखिए, आपके सामने ऑन एयर कांग्रेस के लोग आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये अपनी भारत तोड़ो यात्रा में आतंकियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, भारत के विरोधियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपने साथ लेकर चलते हैं। इनकी पार्टी के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नेता बन जाते हैं, और ये यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग?
आपकी सत्ता है, आप लोग क्या कर रहे हो भाई? सत्ता है 35 से हटाया, 370 हटाया और ठोक के हटाया है। पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है और बॉर्डर्स को इस समय में हम लोग लगातार मरम्मत कर रहे हैं। आपकी तरह नहीं है कि भारतीय सेना के सैनिकों के गर्दन काट ले जाते हैं पाकिस्तानी और आपके प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं मैं कड़ी निंदा करता हूं। अरे भैया, अगर पाकिस्तानियों ने हमला किया, अगर आतंकवादियों ने हमला किया तो सीमा पार जाकर चलिए ठीक है, ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने आता हूं, मैं आप दोनों के पास आता हूं, मैं आप दोनों के पास कर लीजिए। डीपीएस त्यागी जी, डीपीएस त्यागी जी, ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों? ठीक है संदीप जी, आ रहा हूं। टीपीएस त्यागी जी, देखिए अब ये ब्राह्मण कार्ड खेलने लग गए। अच्छा चलिए ठीक है, इनके राहुल गांधी जी जिनके बाबा की कब्र है वो दत्तात्रेय गोत्र बनाकर और जो कोर्ट में जनेऊ पहनकर टीका लगा के चलिए मैं आता हूँ। टीपीएस त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, सूर्य प्रकाश जी, शर्मानी चाहिए। सूर्य प्रकाश जी ठीक है, हो गया। अरे मुद्दे पर आते सर, मुद्दे पर आते हैं आप लोग। सर समय ज्यादा नहीं है संदीप जी, समय खराब हो रहा है सर, समय खराब हो रहा है। मुद्दे पर आते हैं। बीफ खाने वाले आपकी, अरे ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा में ठीक है सर, बीफ को लेकर बहुत चर्चा की हमने, मिला के चल रहे थे। अच्छा ठीक है, याद कर लीजिए। टीपीएस त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हत्या करने वाले राहुल गांधी की यात्रा में काम कर रहे थे। सूर्य प्रकाश जी प्लीज, ये गलत बात है, गलत बात है। मैं अगर रोक रहा हूं तो आपको रुकना चाहिए, गलत बात है ना। संदीप जी एक मिनट में आता हूं। टीपीएस त्यागी जी, टीआरएफ की तरफ से बाकायदा 56 हिंदुओं की लिस्ट जारी की जाती है और यह भी कहा जाता है, टीआरएफ की तरफ से यह धमकी दी जाती है कि अगर आप इन कॉलोनियों में रहेंगे तो इसको कब्रिस्तान बना देंगे। और एक तरफ एलजी मनोज सिन्हा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है आज उनकी सुरक्षा की, आज वो ये कह रहे हैं। अमित जी थोड़ा रिपोर्ट दुरुस्त करिए। एक मिनट नहीं, गलत बात है आपकी। संदीप जी मैं सवाल कर रहा हूं, मुझे सवाल भी नहीं करने दे रहे हैं आप, गलत बात। कश्मीरी पंडितों को, हाँ कश्मीरी पंडितों को आप दुरुस्त करिए उसको। अरे ठीक है ना, कश्मीरी पंडितों वो मैं तय करूंगा ना मुझे क्या बोलना है सर। ये थोड़ा आप थोड़ी बताएंगे मुझे, ये मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। मैं हिंदू बोलूंगा, आप ये जातिवाद का घोल आप बोलते रहिए सर, ये आप कर सकते हैं सर, ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम सुदर्शन नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, ये धर्म की राजनीति करने वाले, अच्छा ठीक है, 70 साल तक मुसलमानों को बरगला कर रखने वाले, ठीक है, पसमंदा मुसलमानों का शोषण करने वाले यहाँ बैठकर बता रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी समय खराब हो गया। ये नकली ब्राह्मण टीपीएस त्यागी जी, आप क्या कहेंगे? जिनके दत्ता की कब्र है और भी लोग इस पैनल में, ये गलत बात है। हाँ बोलिए, आप बोलिए टीपीएस त्यागी जी, आप बोलिए 2 मिनट से लगातार कह रहे हैं कि मैं बोलिए आप यहाँ पे चिल्ला रहे। बोलिए। मेरा ये कहना ये है अमित जी, हाँ टीपीएस त्यागी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल बस यही है आपसे कि टीआरएफ की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी की जाती है जिसमें वो ये कहता है, जो ये आतंकवादी संगठन है उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि जो 56 हिंदू हैं अगर वो इन कॉलोनियों में रहेंगे तो कब्रिस्तान इसको बना दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये वो लिस्ट जारी की जाती है, दूसरी तरफ एलजी का ये बयान, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सर, क्या अमित जी हम किसी बात को इसलिए मान लें कि किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है, या हम किसी बात को इसलिए मान लें कि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं, या हम किसी बात को इसलिए मान लें कि वो 1947 से मानी चली आ रही है। हम किसी बात को तब मानेंगे जब वो तर्क और सच्चाई की कसौटी पे खड़ी उतरेगी। अब तर्क और सच्चाई की कसौटी क्या है? यही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक तरफ कहते हैं कि जो टेरर का इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा उसको हमारी पुलिस पहचानेगी, और इतना ही नहीं, पहचानने के बाद अगर उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है तो उसकी परवाह किए बगैर उन पे एक्शन लेगी। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं कि इसे हिंदू धर्म के चश्मे से ना देखो, ये अनवारंटेड था। इस किस्म की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। जो आपने तथ्य दिए हैं, और आपने क्या, सारा हिंदुस्तान इसे जानता है कि उस टारगेट किलिंग में यद्यपि या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और या हिंदू हैं, और मारने वाले सारे मुसलमान हैं। और ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ही मिले जुले लोग इसके अंदर हैं। अब
मैं लेफ्टिनेंट जनरल श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय मनोज सिन्हा जी के इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्योंकि मैं कोई डिप्लोमेट या पॉलिटिशियन नहीं हूं, लिहाजा मेरी राय को इसलिए कंसीडर किया जाए क्योंकि मैं निष्पक्ष बोलता हूं। आज के सिपाही को आप 1947 का बगैर पढ़ा लिखा सिपाही ना समझें। आज मैं भी एक स्मार्ट मोबाइल रखता हूं, मैं भी टीवी देखता हूं, मैं भी अपने नेताओं के आचरण और भाषण का विश्लेषण कर सकता हूं। मेरे विश्लेषण में मनोज सिन्हा जी का ये बयान गलत है और उन्हें इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विठल जी भाई, आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं आसानी से, हिंदू आपकी पीड़ा को समझ सकता है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या कुछ बीता 1990 में और अभी भी क्या हो रहा है वो हम भी देख रहे हैं। क्या आपको पीड़ा पहुंची इस बयान से? एलजी साहब के इस बयान के बाद पीड़ा पहुंची आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, एलजी मनोज सिन्हा के बयान से पीड़ा पहुंची नहीं पहुंची ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, मेरे साथ काफी टीवी डिबेट्स में सूर्य प्रकाश जी शामिल हुए हैं। आज मुझे इनके वक्तव्य से, इनके बयान से बड़ी पीड़ा पहुंच रही है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये पार्टी से उठ के हिंदुत्ववादी बात करते हैं, लेकिन आज इन्होंने भी साबित कर दिया है कि ये जो भस्मासुरी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, इसके इनके प्रायोजक सबसे पहले ये खुद आके यहाँ पे डिनायल पे हैं, जो मुझे पूरा यकीन है कि ये मन से नहीं बात कर रही, क्योंकि ये प्रवक्ता है। एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल इनको कहिए, अपने शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेरा निवेदन है इनसे कि आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरी पार्टी के प्रति इस प्रकार के शब्दों का आधे घंटे से सुनने, आपको सुनना है, प्लीज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। साहब कौन है? ये बड़े बिल्कुल इनको तमीज नहीं है टीवी चैनल पे बैठने की। चुप रहे हैं आप, कौन है जो भी सूर्य प्रकाश महसिल साहब है? आप लोग ठीक है, मान गए वो, मान गए। हाँ बोलिए विठल जी, बोलिए। जो आप डिनायल ऑफ जीनोसाइड करते हैं, जो आपकी इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत हो जाती है कि कश्मीर में नाम लेके टेररिस्ट घुस के रजनी बाला को, दीपक चंद को स्कूल से बाहर निकालते हैं, वहां 4 मुसलमान और होते हैं, लेकिन मारते हिंदू को हैं। लेकिन वहां पे हिंदू टारगेट नहीं हो रहे भाई साहब, वहां मुसलमान भी मरे हैं। वहां पे राहुल भट्ट को तहसीलदार के ऑफिस में सिक्योरिटी के बीच में घुस के सिर्फ राहुल भट्ट को मारा जाता है, लेकिन वहां पे मुसलमान भी भैया मर रहे हैं। वहां पे पूरन भट्ट को मिलिट्री छावनी के पीछे 10,000 से ज्यादा लोग जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में घुस के खाली एक कश्मीरी पंडित को मारा जाता है, एक हिंदू को मारा जाता है, लेकिन मारते तो कश्मीरी मुसलमान को भी है। वहां गोलगप्पे वाला बेचारा वीरेंद्र पासवान, अभी ये ब्राह्मण यहाँ पे जो नौटंकियां चल रही थी, वीरेंद्र पासवान को भी वहां मारा गया है। वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेच रहा था, उसको मारा गया। वहां गोलगप्पे क्या कोई और नहीं बेचता कश्मीर में, लेकिन मारा वीरेंद्र पासवान को गया। वहां पे एक सिख को मारा जाता है, टारगेट करके, नाम लेके। आप तो वहां पे पिछले निरंतरता के साथ है। अगर आपको शत्रुमुख बने हुए हैं, अगर आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है जहां आपको अपीसमेंट करनी है, तो आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया है? ये कांग्रेस के लोग जो पिछले 70 साल से कश्मीर में कर रहे हैं, तो आप आज नया क्या कर रहे हैं वहां पे? बिल्कुल सही बात है। आपकी पॉलिसी कंटिन्यूअल जेनोसाइड की है। आप क्या वहां पे बातें कर रहे हैं? 1200 मकान बना दिए, 1300 मकान बना दिए कश्मीर में। कहां 1200 पे फ्लैट बनाए? पिछले 8 साल से बना ही नहीं। आप यहाँ पे डिनाइल कर रहे हैं आके। एक बार मेरे को बात करनी चाहिए। अमित जी, आपने मेरे को सबसे बात बोलने का मौका दिया है, और मुझे लगता था कि कश्मीरी हिंदुओं के मामले में पहले कश्मीर का आदमी ही बोले। हाँ, नहीं बोलिए, आप बोलिए। ये कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती में हम लोग हमेशा किसे, आप सुनिए इस बात को, और इन दोनों को सुनना पड़ेगा, दोनों प्रवक्ताओं को यहाँ सुनना पड़ेगा। यहाँ इंडियन आर्मी के जो लोग मरे हैं कश्मीर में मुसलमान, आप ये ध्यान रखिए, उनको आइडेंटिफाई किया गया इंडियन स्टेट, भारत की संस्कृति के साथ, उसे आइडेंटिफाई, क्लासिफाई करके उनको मारा गया है। वो कोई मुसलमान है इसलिए नहीं मारे गए वहां पे, वो मारे गए क्योंकि वो आइडेंटिफाई किया कि हिंदुओं का समर्थन में आते हैं ये लोग, ये भारत की सभ्यता के समर्थन में आते हैं, इसलिए मारे जाते हैं। लेकिन मारा वहां पे इसलिए जाता है क्योंकि वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन संस्कृति के साथ खड़े हुए लोग दिखते हैं, इसलिए उनको मारते हैं। इम्पीचमेंट लगते हैं गजवाए हिंद के। अगर इनको इतना मैथिल जी सुनिए पूरी बात। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो हमसे सीखिए, हम आपको सिखाएंगे। 1000 डिबेट्स में आपकी हेल्प की हमने पीछे बोलने के लिए। आप समझिए, आप सच के साथ खड़े रहिए। आप सनातनी है, आप हिंदू है, आप सच बोलिए। आप आज वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पिछले 70 सालों से कर रही है। आज हम वही बात कर रहे हैं जो गिलानी करता है। आप वही बात कर रहे हैं जो हुर्रियत में कर रही है, और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है ये बात करते हुए। ठीक है, ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। हाँ विठल साहब, अब जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं।
ये बोलते ठीक हैं है। आप यहाँ पे ये इसका मंकी बैलेंसिंग करने आ गए यहाँ पे। हाँ, ठीक जिसके है। विरोध में सूर्यप्रकाश जी बोलिए। जिनके विरोध में आप बात करते थे आज उनका समर्थन कर ठीक रहे है, हैं ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं ना सर, जवाब ले लेते हैं। अब इतने सवाल आपने उठाए तो कम से कम जवाब तो ले लीजिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद अमित जी। देखिए, पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए। कश्मीर के अंदर जो कभी हो नहीं सकता था वो हुआ। 370 हटाई गई, 35 से हटाई गई। पूरी बात सुन लीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए, मेरे को पूरी बात रखने का 2 मिनट का मौका दीजिए अमित जी, उसके बाद आप अपने प्रश्नों का उत्तर ले लीजिएगा। उसके बाद क्या हालात उस तरीके के बदले या नहीं, सवाल ये है। 370 अभी आज जो उम्मीद की जा रही थी उसके हटने के बाद क्या उस तरीके के हालात बदले वहां पर या नहीं? टारगेट किलिंग तो आज भी हो रही है, इसको तो स्वीकार करिए ना। देखिए अमित जी, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, इससे कोई डिनायल नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति वहां पर टारगेट में है वो सभी लोग वो हैं जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और इस पूरे देश को अपनी मां मानते हैं। उसमें हिंदू है तो साथ में राष्ट्रवादी मुसलमान भी है। लेकिन मैं यहां पर उत्तर देना चाहता हूं हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनका, कि मैं आपकी पीड़ा के साथ खड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी भी आप ही की लड़ाई लड़ती रही है सदैव। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो 370 नहीं हटती, 35 से नहीं हटता। 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान आज भी रहते कश्मीर के अंदर और कश्मीर का परिसीमन नहीं होता। कश्मीर के अंदर आज जो जम्मू और कश्मीर में विषमताएं थी उनको ठीक करा है तो भाजपा ने किया है। इस बात को आप याद करिए और आप कांग्रेस की भाषा मत बोलिए मेरे मित्र, मेरा निवेदन है आपसे। और कांग्रेस यहां जो बोल रही है ना कि ब्राह्मणों को भरा, अरे भैया आपके राज में तो करपात्री जी महाराज पे गोलियां चली थी, हिंदू ब्राह्मणों को, साधुओं को मारा गया था। क्या बात करते हो, यहां बैठकर डुगडुगी मत बजाओ आप। और मेरा निवेदन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, एलजी साहब ने जो कहा उसमें जो सार था वो ये था कि भारतीयों की हत्या हो रही है वहां पर। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर कोई मुसलमान भी है जिसके दिल में तिरंगा है तो उसको भी दिल में गोली मार रहे हैं आतंकवादी। पाकिस्तान इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आतंकवाद का विरोध इसको रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। इसको धर्म के चश्मे से आप नहीं देख सकते। सूर्यप्रकाश जी, इसको रोकने की जिम्मेदारी अब तो आपको है ना। तो हम रोक रहे हैं, लेकिन क्या हो पा रहा है? देखिए, आज आप मेरे संग चलिए कश्मीर के हालात वो नहीं है जो अब वो नहीं थे, आज जो है ना। पहले डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड ये लिखा होता था हर जगह पर। आज वहां पर कोई भी व्यक्ति बेखौफ घूम सकता है। कितने सारे पर्यटक वहां जा रहे हैं, वहां पर डेवलपमेंट हो रहे हैं, वहां पर नई नई सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आज जम्मू और कश्मीर इस समय में धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वहां के लोग बहुत खुश हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसको राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोही तो कह रहे हैं देखना चाहिए। विठल चौधरी तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने इतने घर दे दिए, इतने मकान दे दिए, लेकिन कहां है वो घर और मकान, हमें तो नहीं पता। विठल चौधरी आपके सामने कह रहे हैं। अभी विठल चौधरी जी बोल रहे हैं, सुनिए, अभी इन्होंने नाम गिना दिए। मैं तो पूछना चाहता हूं, यदि वहां पर कश्मीरी हिंदुओं के लिए कोई काम ही नहीं हुआ होता तो वहां ये नाम दिखाई देते, वो कहां रह रहे होते? क्या बात करते हैं? देखिए सुनिए विठल साहब, मैं आपसे सुनिए, आपसे मैं जीतना नहीं चाहता, ना आपको गलत साबित करना चाहता, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी यदि नहीं होती तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो नासूर था 370 और 35A का वो कभी नहीं हटता। कश्मीरी पंडित अपने घर वापसी कभी नहीं करते। आज जो कश्मीरी पंडित भाई घर वापसी कर रहे हैं वो कभी ये सपना साकार नहीं हो सकता था। संदीप जी आपको हंसी क्यों आ रही है? संदीप जी आपको हंसी क्यों आ रही है? मैं देख रहा हूं आपको लगातार हंसी आ रही है आपको सूर्यप्रकाश जी की बात पर, ऐसा क्या है? मैं अभी बोलूंगा तो गिद्धराज आ जाएंगे और कौवा कौवा करना। नहीं बोलिए, आप बोलिए सर, बोलने के लिए तो बुलाया आपको, कैसी बात कर रहे हैं आप, बोलिए ना। नहीं कौवे की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं इससे इतना पूछ रहा हूँ कि अगर आपने कश्मीरी पंडितों के लिए घर बनाया है तो कितने बनाए हैं बता दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए। और हमारे कश्मीर के साथी बैठे हैं वो तो संदीप त्रिपाठी नहीं, वही वेरीफाई कर देंगे। आपने कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश पे वोट मांगा। कश्मीरी पंडितों के लिए उनका राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है वो दिया है। याद रखिए, कश्मीरी पंडितों के लिए वहां परिसीमन हुआ है, वहां पर बराबरी के लिए
पूरा रास्ता बनाया गया है, 35 से 370 हटाई गई है। वहां कश्मीरी पंडितों के लिए सरकारी नौकरियों के अंदर स्पेशल कोटास दिए गए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर और स्टेट्स के व्यक्ति डोमिसाइल बनवा सके, इसकी व्यवस्था की है। क्या बात करते हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा बोलिए, सूर्य प्रकाश जी उनको सुन लीजिए, सूर्य प्रकाश जी उनको सुन लीजिए। अच्छा बोलिए शांत करा कर रखिए। हाँ बोलिए। अरे पप्पू पार्टी के नेता यही शब्द प्रयोग करेंगे। अरे पप्पू पार्टी के नेता यही शब्द प्रयोग करेंगे। सूर्य प्रकाश पप्पू नेताजी, राहुल गांधी जी अभी कह रहे थे मेरी यात्रा के अंदर कुत्ता आया, घोड़ा आया और क्या कहते हैं सुअर भी आया। तो जिस पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं को सुअर बोलता हो, उनकी मानसिकता क्या होगी ये सबके सामने है। आज दुश्मन है कश्मीरी पंडितों के। अच्छा, जिनके राज्य में नरसंहार हुआ, जिनके द्वारा ये सारा का सारा साजिश रची गई, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करने वालों को बैठाकर बिरयानी खिलाई गई, वो सब जानते हैं किसने। अच्छा चलिए, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। टीपीएस त्यागी जी, टीपीएस त्यागी जी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर। टीपीएस त्यागी जी। अमित जी, एक पॉइंट पर तू बहुत अच्छा जल्दी से रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए 200 दिन से ज्यादा धरने पर बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? और मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि वो कश्मीरी पंडितों का जो नौकरी कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो वहाँ तनख्वाह नहीं दी जाएगी। अगर वही धरना पूरे देश में कहीं पर लोग करते हैं तो तनख्वाह दी जाती है। और वो अपने इशू लेकर अगर धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे तो आप ये क्यों धमकी देते हैं कि तनख्वाह नहीं देंगे? ये कैसी धमकी है? ठीक है, कैसी आपकी हिटलर चाहिए? ठीक है। टीपीएस त्यागी जी, आपसे आखिरी सवाल और मेरा आखिरी कमेंट भी है, मैं आपके चाहूंगा इस पूरे मामले को लेकर। क्या ये पूरी जो डिबेट है आपने देखी, सब लोगों को आपने सुना और किस तरीके से इसको सियासी रंग देखने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा, उनकी सामाजिक और आर्थिक मजबूती का, वो दावा आपको काफी हद तक मजबूत नजर आता भी है, वो दिखाई भी पड़ता है, या फिर दावा ही हो रहा है? नहीं, देखिए इस बात के ऊपर तो डिबेट ही नहीं थी। डिबेट तो इस बात के ऊपर थी कि मनोज सिन्हा जी ने जो ये बात कही कि हिंदू धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, इस बात पे डिबेट थी। इसमें कोई शक नहीं है। बात कश्मीरी हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना सर हम, तो इसलिए कोई शक वो नहीं। हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर के अंदर हालात पहले के मुकाबले बहुत सुधरे हैं, आतंकवाद कम हुआ है, कश्मीरी पंडितों के लिए जितना होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। मेरा तो कहना सिर्फ ये है कि ये जो वाला बयान था कि इसे हिंदू धर्म के चश्मे से ना देखें, ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वहां पे मरने वालों में या तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और या हिंदू हैं, और इसलिए ये कहना कि हिंदू। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। विठल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से विठल जी, 15 सेकंड है आपके पास, बोलिए आप बोलिए। देखिए 15 सेकंड में तो मैं अपनी व्यथा को व्यक्त तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब भी डिबेट पे कोई आए तो ये पढ़ के जरूर आए कि कश्मीर में धारा 370 खत्म करना भारतीय जनता पार्टी की नींव ही जनसंघ की रखी गई थी। धारा 370 एक विधान 2 संविधान को हटाने के लिए, तो वो ना कश्मीरी पंडितों पे उन्होंने कोई एहसान किया ना खुद पे एहसान किया है, वो उनका आधार ही वही है उसका काम करने के लिए। दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर में हमने नौकरियां दे दी, कांग्रेस की पॉलिसी का हर देश में हर कोने में इन लोगों ने विरोध किया है। कांग्रेस की ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एलजी साहब से हमारी ये गुजारिश जरूर है कि उनको अपने इस बयान पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे इन इस्लामिक आतंकवादियों के जो हौसले हैं वो और ज्यादा बुलंद होंगे, क्योंकि टारगेट किलिंग ये अभी भी हो रही है, वो पहले भी हो रही थी। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें थोड़ी सी कमी जरूर नजर आई है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर इस तरीके के बयान सामने आएंगे तो इन इस्लामिक आतंकवादियों के हौसले इससे और ज्यादा बुलंद होंगे, और इसे हमें हर हाल में रोकना होगा ताकि कश्मीरी हिंदुओं को बचाया जा सके। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।